दोस्तों हम टोल ब्रिज को पार कर दिया है हमने मेरठ एक्सप्रेस वे के, और दिल्ली के लिए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी जगह है दोस्तों। इसके राइट एंड लेफ्ट पे आम के बड़े बड़े बाग हैं, और मैं उन्हें एक्सप्लोर करना चाह रहा था उनके पास जाना, नज़दीक से उन्हें देखना, उनका वीडियो बनाना, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं था। रीज़न उसका ये है कि अलाउ नहीं है आप एक्सप्रेस वे से नीचे उतरना, तो फिर मजबूरी में अब क्या किया जा सकता है। तो अब चलते हैं। वेल, आप इस मेरठ एक्सप्रेस वे का आनंद लीजिए, देखिए कितना अच्छा बना हुआ है ये। मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ही कार को चलाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने लाइन चेंज की तो मुझे गाड़ी को स्पीड में चलाना होगा, और मैं स्पीड में चलाना नहीं चाह रहा हूँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा है। यहाँ कार की स्पीड 100 है, और जो बस ट्रक वगैरह होते हैं उनकी 80 है, लेकिन जो बस ट्रक हैं वो 120 130 पे भी चलते हैं, मैंने यहाँ देखे हैं। बेसिकली चलते इतने में, वो अपने आप को कंपेयर कार से करते हैं, छोटी कार से, जबकि इतना बड़ा ट्रक या बस होती है। तो उनको आदत है, आइडिया है बहुत स्पीड से चलाने का। वेल दोस्तों, मैं इन जो ये साइंस होते हैं इनको मैं फॉलो करता हूँ। अगर स्पीड 80 है तो मैं 80 के अंदर रखूँगा, अगर 100 है तो मैं 100 के अंदर रखूँगा, और अगर 120 भी होती है कई जगह पर तो भी मैं 100 तक ही रखता हूँ, इससे ऊपर नहीं जाता। सेफ ड्राइव रहती है, थोड़ा सा देर से पहुँच जाएंगे लेकिन सेफली घर पहुँच जाएंगे। यहाँ से दिल्ली दोस्तों 56 किलोमीटर है, आपके सामने साइन बोर्ड है, गाजियाबाद 34 किलोमीटर है। दोस्तों दिल्ली 56 किलोमीटर है, यानी दिल्ली का बॉर्डर, और जो मेरा घर है यहाँ से वो 20 किलोमीटर बॉर्डर से और लगाइए आप, यानी कि यहाँ से 56 बता रहा था, और मेरा जो GPS है वो 68 बता रहा है, 10-12 किलोमीटर का कुछ फ़र्क बता रहा है। वेल, आनंद लेते हैं इस एक्सप्रेस वे का। शायद ये लेफ्ट हैंड साइड पे ईदगाह है दोस्तों, हाँ, ईद की नमाज जहाँ पढ़ी जाती है वो ईदगाह बनाई गई है। आगे कुछ हुआ है दोस्तों, शायद आप देख सकते हैं, कुछ भीड़ सी लग रही है, कोई बात हुई है, कोई परेशानी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है क्या, मे भी कि कुछ पंगा हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है। देखते हैं, चलो। हाँ ये दोस्तों, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कार है ये ठुक गई है, और ये टेम्परेरी नंबर की कार है, यानी नई कार है, इसे ठुक गई है। बहुत परेशान है बेचारा ये तो बहुत दुखी है। ओ माय गॉड, कार, ये बंदा बच गया, बंदे कुछ नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों कार सच में आगे से बिल्कुल खत्म हो गई है कार, और टेम्परेरी नंबर है कार का। अगर ये बंदा ड्राइवर है, जो कार को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ड्राइवर होते हैं ना, कंपनी टू कंपनी जाते, जैसे दिल्ली से मेरठ से जाती नहीं है कोई कार, ऐसी कोई कार है, तो दोस्तों इस बेचारे की नौकरी भी गई समझ लीजिए, और हर्जाना अलग देना पड़ेगा इसे। उसकी आंखों में आंसू है, बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। तो दोस्तों मैं यही कह रहा था कि कार को थोड़ा हल्के चला लो, सेफ चला लो। मैं 100% बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो बंदा है ना, ये बहुत स्पीड से चला रहा होगा। ये तो किस्मत की बात है कि ये बंदा सेफ है। नीचे से एक किसान भी आ गया बेचारा पूछने के लिए, भाई क्या हुआ। अगर मैं थोड़ा पहले आ जाता ना, वहाँ वीडियो नहीं बनाता, तो हो सकता था ये वीडियो, ये जो भी इंसिडेंट हुआ है, ऊपर वाला ना करे, परमात्मा ना करे, किसी के साथ हो, तो इस ऐसे इंसिडेंट को जो है ना, मेरा ये जो डैश कैम है ये कैप्चर कर लेता। लेकिन चलो ठीक है, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए, किसी का नुकसान हो और हम लोगों को कोई मटेरियल मिल जाए, तो बेकार की चीज़ें हैं। तो बहुत नुकसान उस बेचारे का हो गया। आगे से मैं एक्चुअली हाईवे था, मैं दिखा नहीं पाया आपको, इतना टाइम नहीं था, पीछे से कार से आ रही थी, लेकिन वो बंदा बड़ा दुखी था, बड़ा दुखी हो रहा था वो बंदा से देख के ना। टेम्परेरी नंबर है, मुझे भी दुख हो रहा है, एकदम नई कार है, अभी उसका नंबर भी नहीं आया है। और बताओ, आगे से ख़त्म हो गई है दोस्तों, बिल्कुल ख़त्म हो गई है, टोटल लॉस में जाएगी वो कार। इसीलिए दोस्तों सेफ कार चलाइए, हल्के चलाएं, और नशा करके तो बिल्कुल भी कार को ड्राइव ना करें, मेरा ये मानना है पर्सनली। और मैं सबसे यही कहता हूँ कि भाई जब भी आप ड्राइव करो ना, तो ये सोच के करो कि घर पे आपकी माताजी, पिताजी, बच्चे, बीवी ये आपका वेट कर रहे हैं, तो आपको जो ना सेफली ही जाना होगा। कार को संयम से चलाना होगा, स्लो चलाना होगा, अपनी लाइन में रखिए, ओवरटेक फालतू मत कीजिए, जो कट वट करते हैं ये सब मत कीजिए। जो गवर्नमेंट ने स्पीड निर्धारित की है हाईवेज पे, उसके अंदर चलाइए। वो मैक्सिमम बताया गया है कि आप इतना चला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उतना ही चलाएं। अगर आप लेफ्ट लाइन जो लास्ट वाली होती है वहाँ रखें, गाड़ी को अंडर कंट्रोल में रखें, हल्की चला लें, बढ़िया रहता है। मैंने कभी भी, मैं ऐसी ड्राइविंग नहीं करता, बहुत स्पीड से कार नहीं ड्राइव करता हूँ मैं, कभी नहीं करता हूँ मैंने लाइफ में एक बार 170 चलाई थी, और वो भी लकी
बस मुझे पता ही नहीं लगा था कैसे वो हो गया। वो था ताज एक्सप्रेस वे, उस पर था, उस पर बहुत लोग चला रहे थे, मुझे पता ही नहीं लगा कब मैं भी इतनी स्पीड पे कार चलाने लगा। तो वो एक बार हो गया था। वो तो बस कुछ ही सेकंड के लिए कार वहाँ तक पहुँची थी और सडनली मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार मैं कुछ गलत है। तो एकदम से मैंने चेक किया तो जब मैंने देखा तो हो माय गॉड 170 पे थी कार। मैं डर गया। तो ये जस्ट फॉर एक सेकंड के लिए गई थी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को ही सॉरी बोला। एक्चुअली वहाँ पर जो लोग हैं वो दो मतलब जब मैं इतने पे था तो आप सोचिए कि कितने स्पीड से होंगे वो लोग जो मुझे बहुत स्पीड से क्रॉस कर रहे थे। तो बहुत स्पीड से वहाँ लोग कार चलाते हैं और मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मेरी कार 170 पे पहुँच गई है। और मुझे जबकि लग रहा था कि मैं 110-120 तक ही होऊंगा मैक्सिमम। 120 की स्पीड है दोस्तों वहाँ पर मैक्सिमम। वो एक गलती मान सकते हैं और लाइफ में दोबारा कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बस हो गया था वो मेरे से। देखिए दोस्तों, यहाँ से दिल्ली 51 किलोमीटर है, हापुड़ 23 किलोमीटर है। मेरठ एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा बनाया है, बहुत वेल मेंटेन है ये। कोई रास्ता यहाँ से नीचे उतरने के लिए किसी गांव वगैरह को नहीं दिया गया है। ये आपको बिल्कुल दिल्ली सेफली छोड़ेगा। बस आप सेफ कार ड्राइव करें, स्पीड के जो निर्धारित स्पीड है उसके अंदर कार को चलाएं और ओवरटेकिंग फालतू में ना करें। बहुत जब तक ज़रूरी ना हो जाए और बहुत स्पेस मिले जब ही करें। मैं भी यही करता हूँ, मैं अपनी लाइन में कार को रखता हूँ। ओवरटेकिंग बहुत ही रेयर केस में करता हूँ, जब तक बहुत मजबूरी ना हो जाए। अदरवाइज़ मैं अपना सीधा फॉलो करता हूँ, जो मेरे सामने कार या ट्रक या कुछ भी होता है तो मैं उसके पीछे रखता हूँ। अदरवाइज़ लोग तो बस सोचते हैं किसी तरह से चांद पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इतनी स्पीड से चलाते हैं। और ऐसे लोगों की वजह से कुछ लोग ऐसे जो स्पीड से नहीं चलाते हैं वो डर जाते हैं। शुरू में जब मैं हाईवे पे आता था तो मैं भी बहुत डरता था। ऐसी स्पीड से गाड़ियाँ मेरे राइट से लेफ्ट से निकल जाती थी और मैं बड़ा डर जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके आदत पड़ गई। अब चिंता होती है, डर नहीं लगता है। यहाँ ये होता है कि हाँ चिंता सी तो होनी भी चाहिए ना, फिक्र जिसे कहते हैं वो होनी चाहिए। लेकिन वो डर जो था वो किसी हद तक मैं कह सकता हूँ वो ख़त्म हो गया है। और उसके पीछे का रीज़न यही है कि मैं अंडर कंट्रोल रहता हूँ दोस्तों। स्पीड भी कंट्रोल में, कार भी कंट्रोल में। उससे मेरी कार भी सेफ़ रहती है, इंजन सेफ़ रहता है और मैं भी सेफ़ रहता हूँ। और फ्यूल एफिशिएंसी हो जाती है कार जो है, माइलेज अच्छा देती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। 80 तक चलिए मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ आपको। 80 स्पीड बहुत होती है। 100 तक मजबूरी में जाइए, जहाँ पर मजबूरी है, कोई चल ही नहीं रहा उसमें तो, लेकिन 80 ही रखिए। अब देखिए दोस्तों, मेरी इस टाइम जो कार है वो 80 से नीचे है, 70 पे चल रही है। मेरे सामने जो मेरा भाई है ये ट्रक वाला, ये बहुत अच्छी कार चला रहा है। ये अपना ट्रक चला रहा है, 80 पे है शायद ये, क्योंकि मैं 70 पे हूँ और इससे पीछे हूँ। और मैं इसे ओवरटेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं करना ही नहीं चाह रहा हूँ। कर लूँगा बाद में, लेकिन अभी मेरा दिल नहीं है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे से इस रास्ते को फिल्माऊँ, आपसे बातें करूँ। तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा देर से पहुँच जाएंगे, आधा घंटा देर से पहुँच जाएंगे, लेकिन सेफली तो पहुँचेंगे ना। तो ये जो सामने ट्रक वाला भाई है ये बहुत बढ़िया गाड़ी चला रहा है। ऐसी कार चलानी चाहिए अपनी लाइन में। इसने रखी है भाई ट्रक को, छोटा ट्रक है ये, मिनी ट्रक, जिससे छोटा हाथी शायद बोलते हैं। और 80 की स्पीड पे ये बंदा चल रहा है। बढ़िया बंदा, वेल डन भाई। ऐसी कार चलाओ, अपना ऐसे ट्रक चलाया करो यार। एक्चुअली ये जो लोग होते हैं ना ऐसे, वो समझदार लोग होते हैं। वो अपने परिवार को देख के चलते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को देख के चलते हैं कि भाई उनके प्रति उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। तो एक्चुअली क्या होता है ना दोस्तों, शादी से पहले कह सकते हो एक बार कि आपका जीवन है, हालांकि वो जीवन आपका नहीं होता, माता पिता का होता है, क्योंकि उन्होंने आपको पाला पोसा होता है। तो बहुत सारे रिटर्न चाहते हैं बदले में वो। तो और एक बार के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप मान भी लें तो जब तक कोई जिम्मेदारी नहीं होती, एक माता पिता के दर्द के अलावा कोई दर्द नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जब आपकी शादी हो जाती है ना, आपकी शादी हो जाती है, आपकी जनरेशन आ जाती है, तो आपके बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती है। तो आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं रहती, वो उनकी होती है, उनके प्रति होता है। आपके बहुत सारे कर्तव्य होते हैं जिनको आपको पालन करना होता है, उनके लिए करना होता है फॉलो उनको। तो ये हाईवे पे क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हाईवे देखिए वैसे तो पल की खबर नहीं है दोस्तों। कोई नहीं कह सकता इस बात को कि मैं घर में भी सेफ हूँ या दिल्ली में सेफ हूँ। सेफ तो इंसान कहीं नहीं है, लेकिन हाईवे पे ये कहा जाता है कि यहाँ ओवर स्पीड जो लोग करते हैं, गलत ड्राइविंग जो करते हैं, वो तो कम से कम ना करें भाई। क्योंकि दोस्तों यहाँ गलती जो है ना, उसका परिणाम जो है वो अंत है। मतलब वो परिणाम जो है वो अंत है, उसके बाद किसी तरीके का परिणाम नहीं मिलेगा।
और खुदा ना खास्ता वो उस अंत से आप बच भी गए ना, तो लाइफ में किसी लायक रहोगे भी नहीं। आप बताओ किसी लायक रहोगे? अपंग हो जाओगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, किसी काम के नहीं रहोगे, ना काम करने के लायक रहोगे, अपना पर्सनल काम नहीं कर पाओगे, तो फिर बताओ फिर क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? तो मरना ही बेहतर है। तो बेटर नहीं है कि बहुत सेफ ड्राइव करें आप, बेकार में ओवरटेकिंग कर रहे हैं, बेकार में ओवर स्पीड कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं। अब जो मेरा जिस भाई का एक्सीडेंट हुआ ना, उसका चेहरा देखने वाला था, वो मेरी उम्र का बंदा था, और मतलब ये समझ लीजिए अगर इस टाइम अगर किसी ने उसके कंधे पे हाथ रख दिया ना कि भाई परेशान में, वो रो देगा, रो, और बहुत जोर से फूट फूट के रोएगा, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है वो गाड़ी टेम्परेरी नंबर है, और वो मेरा भाई जो है ना वो ड्राइवर है, गाड़ी को डिलीवर करने के लिए जा रहा था। वो किसी की होगी इमरजेंसी में, किसी को चाहिए होगी, तो इनके जो शोरूम होते हैं आपस में इनका आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे से कि भाई अगर कार है स्पीड में तो कोई दे दो यार, हमें देनी है इमरजेंसी में भी। तो ये मंगाई हो गया, इस बेचारे से एक्सीडेंट हो गया। अब पता नहीं भैया किससे टकराया, क्योंकि ये कार दिख रही है, इसके आगे तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। गॉड नो के वो कौन था जो इस बेचारे, लेकिन आगे से गाड़ी बिल्कुल खत्म हुई, यानी कि इसने टक्कर मारी है किसी को, कुछ ऐसा हुआ है। वेल गॉड नो की गलती किसकी थी, लेकिन जिसकी भी गलती थी भैया, ये ओवर स्पीड की वजह से हुआ जो भी कुछ हुआ, और जल्दबाजी की वजह से हुआ। ओवरटेकिंग, ओवर स्पीड, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो किसी चीज़ को जन्म देते हैं। तो पता नहीं भाई इस बच्चे भाई के साथ में क्यों ऐसा हुआ और किसकी गलती रही होगी। वेल दोस्तों, इन दी एंड यही है कि आप सेफ ड्राइव करें, ओवर स्पीड ना करें, ओवरटेकिंग फालतू में ना करें, कटवट ना मारें गाड़ी में, सिंपल चलाएं। मैं कोशिश यही करता हूँ दोस्तों हमेशा, बाकी ज़िंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो है सो है। लेकिन वही कहते हैं ना कि भाई देख के खाओ, ऊपर वाले ने आपको आंखें दी हैं इसलिए दी है ना कि देख के खाओ। तो ये वाली बात है, देख के चलो, देख के करो जो कर रहे हो, जो सही है, आपका मन जिसकी गवाही दे रहा है कि नहीं ये सही है, तो वो काम करो, क्या दिक्कत है। अच्छा रास्ता है ये, मेरठ एक्सप्रेस बहुत बढ़िया बनाया है एकदम, 3 लाइन का है ये, अच्छा है दोस्तों। ये मेरी फेवरेट लाइन है, ये जिस लाइन में मैं इस टाइम कार ड्राइव कर रहा हूँ ना। हालांकि मेरे सारे दोस्तों का कहना है कि आप गलत ड्राइव करते हो, आप इस लाइन में ड्राइव मत किया करो, आप बीच वाली कार लाइन में ड्राइव करो। लेकिन दोस्तों मैं सही बताऊँ ना, बीच वाली लाइन के अंदर मैं डिस्टर्ब फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। एक्चुअली देखिए इस लाइन में मैं चल रहा हूँ ना, मुझे पता है मेरा राइट सेफ है। क्यों सेफ है? कि वहाँ से कार तो मिनिमम नहीं आनी। इसके अलावा बस मैं इतना ध्यान रखता हूँ कोई एकदम से क्रॉस ना आ जाए, कोई जानवर वगैरह क्रॉस ना करे, उसका मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ज़रूर बात सही है। लेकिन दोस्तों बस एक ही साइड को मुझे सेफ रखना होता है, वो मेरी लेफ्ट वाली, राइट वाली पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है। अब मुझे टपाटप एकदम सीधा जाना है, इस पर कोई कट नहीं है, कोई मोड़ नहीं है, तो ये तो है नहीं कि भाई मुड़ने वालों के पीछे मैं फंस जाऊँगा। हाँ मैं मानता हूँ लोकल सिटीज़ के अंदर राइट से जुड़कर चलना वो थोड़ा सा परेशानी वाला होता है, क्योंकि अक्सर कट या मोड़ वगैरह आ जाते हैं, यूटर्न आ जाते हैं, तो जो सीधे जाने वाले लोग हैं जो लेफ्ट में चलते हैं वो तो सीधे निकल जाते हैं। लेकिन अगर किसी को सीधा जाना है और वो राइट में चल रहा है और आगे कोई रेड लाइट आ जाती है, कट आ जाता है, यूटर्न आ जाता है, तो उसको रुकना पड़ेगा जब तक कि वो सामने आगे जो है उसको चलाना जाए। लेकिन हाईवे पे मुझे नहीं लगता ये समझदारी है। हाईवे पे तो आपको एक राइट, मतलब ये देखा जाए तो ये तो गिफ्ट ही हुआ ना कि एक साइड आपकी बिल्कुल फ्री है और आपको टेंशन वहाँ से नहीं लेनी है, आपको सिर्फ एक तरफ से टेंशन लेनी है, वो आपकी लेफ्ट साइड है। तो बस अपना लेफ्ट में सेफ रखता हूँ, राइट मेरा ऑलरेडी सेफ है। बस इतना देखना होता है कि कोई जानवर वगैरह एकदम से क्रॉस ना करने लगे, कि या कोई इंसान ना आ जाए एकदम से। बस बेसिकली ऐसी जगह तो अलाउ ही नहीं है किसी जानवर का, इंसान का होना। मेरठ एक्सप्रेस वे, ऐसी ताजा एक्सप्रेस वे उसके ऊपर भी, लेकिन उसमें नीलगायें आ जाती हैं दोस्तों। अब तो शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके अंदर फेंसिंग वगैरह कर दी है, तो शायद नहीं आ पाती होंगी। लेकिन मैंने खुद देखा वहाँ पर एक्सीडेंट होते हुए। मैं एक बार लखनऊ से आ रहा था, तो जब उस रास्ते को हमने लिया था, मेरे मित्र मेरे साथ थे, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से कार चलाते हैं। जब मुझे कार भी नहीं चलानी आती थी, बात पुरानी है, अगर मुझे चलानी आती तो मैं उनको चलाने ही नहीं देता, खुद चलाता। तो मुझे कार चलानी नहीं आती थी, और मेरे अच्छे परम मित्र हैं, वो चंडीगढ़ में रहते हैं, अब दिल्ली में नहीं रहते वो। तो उनके साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, इधर उधर घूमने फिरने गया हूँ मैं उनके साथ में। एक्चुअली लाइफ में जो घूमा फिरा हूँ तो उन्होंने ही मुझे घुमाया फिराया है शुरू में। अच्छे बचपन के दोस्त हैं, स्कूल फ्रेंड है मेरे, और फैमिली फ्रेंड भी हैं वो मेरे। तो इस तरीके से जब भी कहीं जाते हैं, और उनको सोलो ड्राइविंग का बहुत आनंद आता है, उन्हें बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं वो कार से, अकेले ही चले जाते हैं वो। फिर उसके बाद में वो मेरे साथ ट्रैवल करने लगे, क्योंकि मैं जब फ्री होता था तो बता देता था कि भाई मैं फ्री हूँ, सैटरडे संडे कोई छुट्टी है, और उन्हें कहीं जाना होता था तो मुझे अपने साथ लेके जाते थे। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी जगह अच्छी टूरिस्ट प्लेस वगैरह देख लिए, घूम लिए, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया उनके साथ में। फिर वो यहाँ से दिल्ली से शिफ्ट हो गए चंडीगढ़, तो अब रेयर केस में कभी दिल्ली आते हैं तो बैठ जाते हैं, आना जाना नहीं होता। हालांकि वो बहुत बुलाते हैं, बहुत कहते हैं यार चंडीगढ़ आओ तुम घूमेंगे, लेकिन इतना मौका कहाँ मिलता है दोस्तों।
परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, सब चीज़ें देखनी होती है ना। सिर्फ अपने लिए आप कहीं नहीं जा सकते। अभी भी जो मैं वापस आ रहा हूँ देहरादून से, मैं मिसिस को छोड़ने के लिए गया था, उनको छोड़ दिया, कल छोड़ने गया था, सुबह अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल के वापस आ रहा हूँ। अब मैं अकेला उनको भेजना नहीं चाह रहा था, इतने दूर जाएंगी अकेले, कैसे जाएंगी, बस वगैरह से थोड़ा सा अनसेफ सा लग रहा था, क्योंकि उन्हें थोड़ी सी माइग्रेन की प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि तबीयत इतना ख़राब हो जाए रास्ते में, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई मैं छोड़ आऊँगा, आपको छुट्टी तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से मैं उनको छोड़ने चला गया था। तो ज़्यादातर मेरा जो जाना होता है, जो मेरी ट्रैवलिंग जो मैं करता हूँ ना दोस्तों, वो उसके पीछे कोई रीज़न होता है। जैसे इससे पहले मैं वृंदावन गया, तो उसके पीछे रीज़न था कि माता पिताजी से मेरे मित्र हैं, मोहन जी वो मेरे परम मित्र हैं वो, तो उसके पीछे रीज़न ये था कि माता पिताजी से मिलना था। माता जी का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं उनसे मिल नहीं पाया था, जब नहीं जा पाया था। तो इस तरीके से दोस्तों सोचा कि चलिए दोस्तों, बहुत देर हो गई, अब ओवरटेक कर लेते हैं, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा मूड में गाड़ी चला रहा है। अच्छी बात है, लेकिन इतना मैं थोड़ा सा इसको ओवरटेक कर देता हूँ, क्योंकि अब ये भाई 70 से ऊपर नहीं जा रहा, 80-85 के बीच में रखे तो अभी मैं इसको चलाऊँगा। लेकिन अब मैं एक्सीलेटर को मुझे रोकना पड़ रहा है बार बार इसको पीछे चलने के लिए, इसलिए इसे ओवरटेक कर दिया मैंने। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो मैं ओवरटेक करता हूँ, और वो भी मैं इंडिकेटर देता हूँ, पीछे देखता हूँ, बहुत सेफ हो जाता है। जब लगता है नहीं ठीक है, तो मैं जब करता हूँ, ऐसा नहीं बिना सोचे समझे फुल स्पीड बढ़ाई और आप कर दिया, पीछे वाला अपने आप ब्रेक मारेगा। नहीं दोस्तों, आपको अपने पर डिपेंड रहना है, दूसरे पे नहीं रहना, क्या पता वो ना संभाल पाए फिर। तो मैंने कर दिया दोस्तों, अब अपना फ्री है आराम के साथ में। लेकिन यहाँ मुझे स्पीड 100 मेंटेन करनी पड़ रही है, क्योंकि ये बीच वाली लाइन है, इस पर अगर आपको 100 पे मिनिमम चलना ही होगा, आपकी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे लोग हॉर्न देने लगते हैं, उन्हें तो तेज़ी है, आप सही संयम से चला रहे हैं, लेकिन दूसरा आदमी नहीं चलाना चाह रहा ना, वो हॉर्न देगा, परेशान करेगा बार बार। तो ये अगर आप बीच वाली लाइन में हैं, तो आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, वो स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी जिस स्पीड पे दूसरे लोग चल रहे हैं। इसीलिए मैं राइट को लेता हूँ, राइट पे फालतू का आदमी नहीं जाता, राइट पे वही जाता है। और ये सबसे अच्छी स्पीड लाइन जो होती है कि अपनी लेफ्ट लास्ट वाली है, लेकिन इसमें दिक्कत है, इसमें ज़्यादातर ट्रक वगैरह चलते हैं, लोग पार्क कर देते हैं कार को, कोई इमरजेंसी आ जाती है किसी तरीके से, तो दिक्कत हो जाती है वहाँ पर, बार बार रुकती भी चलती है। तो मेरा तो सेफ जो बेस्ट लाइन है मेरी यही है, राइट वाली, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस वाली के अंदर लाइन में रहना। बाकी अपनी अपनी समझ है दोस्तों, अपनी अपनी पसंद है। अब पसंद की तो खैर नहीं कहूँगा, हाईवे पे पसंद नहीं चलती, हाईवे पे समझ चलती है। अब वो दिशा निर्देश चलते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उनको फॉलो करते हुए जो आपको समझ आते हैं और जो समझदारी के काम है वो करते हैं, तो ठीक रहेगा आपके लिए। अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अभी ट्रक वाला जो भाई मेरे से आगे चल रहा है दोस्तों, जब मैं 100 पे और वो मेरे से आगे, इसका मतलब वो 120 पे होगा। यही है कि कुछ लोग, अब मेरी मजबूरी है दोस्तों, अब इसने स्लो कर लिया दोनों ट्रकों के बीच में। अभी कितनी गलत चला रहा है, देखो कहाँ था ये, कहाँ जा रही है, ट्रक जा रहा है इसका, या तो ये नींद में है, कोई ना कोई बात है। ऐसे लोगों से भी दूर है, अगर ऐसे कोई दिखता है ना, तो जल्द से जल्द उसे ओवरटेक कर लें, तो छोड़ दें, या तो बहुत पीछे हो जाएं, आप स्पीड हल्की कर लें अपनी, या फिर उसे ओवरटेक करके उससे आगे निकल जाए। क्योंकि भाई ये ट्रक वाले जो भाई होते हैं ना, रात भर गाड़ी चलाते हैं, कई दिन तक, कई बार इनकी नींद बेचारों की पूरी नहीं हो पाती ना, और मजबूरी होती है, डिलीवर करना होती है, कोई शिपमेंट होती है, जो भी चीज़ है उसका एक टाइम है। तो अब इनकी मजबूरी होती है ना, आराम नहीं मिला, ये सो नहीं पाए, पूरी रात गाड़ी चला रहे हैं, नो एंट्री ना हो जाए उससे पहले पहुंचना है, तो ये आधे नशे में होते हैं, मतलब आधे नींद के नशे में होते हैं ये लोग। तो भाई इनकी भी गलती नहीं है, रात और दिन जब गाड़ी चलाएगा इंसान, तो यार बॉडी एक दिन तो हार मानी जाती है ना, एक दिन या एक टाइम पे बॉडी हार मानती है, और वो कहती है कि मुझे आराम दो, उसे रेस्ट की नीड होती है बहुत ज़बरदस्त वाली। लेकिन इनकी मजबूरी होती चला, तो उसी केस में जो ना अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत रास्ता है दोस्तों ये एक्सप्रेस, मेरठ एक्सप्रेस वे। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, अपनी स्पीड मेंटेन रखिए, अपनी लाइन मेंटेन रखिए, और उसके बाद अपना पार्ट आप सीधे चलते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। इसमें मोटरसाइकिल और जो रेडी होती है या बैलगाड़ी टाइप की कुछ भी ऐसी चीज़ होती है ना, स्लो व्हीकल जो होते हैं, और साइकिल वगैरह सब चीज़ आती है उसमें, उसकी एंट्री नहीं है इस पर। अगर कोई आ जाए गलती से तो पुलिस पकड़ लेगी उसे,
पेट्रोलिंग के लिए पुलिस होती है, इस पर इनकी अपनी टीम होती है पूरी। तो और इसके अलावा हर जगह कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर, सब जगह सर्विलेंस कैमरे हैं। जैसे आप हम कार रोकते हैं और कार रुकाते तो वो सब हमें मॉनिटर करते हैं कि बंदा कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रहा। बहुत से लोग रोक के ड्रिंक करते हैं, बहुत से लोग कुछ हंसी मजाक नाच गाना करना शुरू करते हैं, डांस वगैरह। तो हाईवे भैया डांस वांस की जगह नहीं है ये। तो इन सब चीज़ों को रोकते हैं, देखते हैं, यही है। एक्चुअली आज सैटरडे है तो ज़्यादा रश नहीं है इस एक्सप्रेस वे पे, मतलब इसमें भी अच्छा खासा एक्सप्रेस वे पे रश रहता है यहाँ पर। ये देखो ये भाई जो गया है, मैं 80 में हूँ दोस्तों, जिस हिसाब से गाड़ी जा रही है ना 120 पे कार है ये, 100, जबकि यहाँ की स्पीड कितनी है 100। और ये जिस हिसाब से कार चला रहा है भाई, ये तो 120 से भी ऊपर ही जा रहा है बंदा। ऊपर वाला भाई इसे सेफ इसके घर पहुँचाए यार, इसे सद्बुद्धि दे, ऐसा ना करे। और कोई जवान बच्चा होगा, ये इनके खून में ज़्यादा गर्मी होती है, ये डरते नहीं है बिल्कुल भी। समय के साथ साथ सब डर समझ सब आ जाती है दोस्तों। यहाँ का जो लुक है ना राइट एंड लेफ्ट का, बड़ा बढ़िया वाला है। गेहूं की फसल कट चुकी है, खाली खेत पड़े हुए हैं, येलो दिख रहे हैं। कहीं कहीं दूसरी फसल ग्रीन कलर की भी उग रही है। शायद बहुत सारे लोगों ने गन्ना फार्म कर दिया है, मतलब गन्ना बो दिया है यहाँ पर। गन्ने के प्लांट होंगे बड़े जो दिख रहे हैं। बाकी एनसीआर में आता है तो दोस्तों यहाँ पर सब्जियां भी बोते हैं बहुत सारे लोग ना, सब्जियां भी बोते हैं यहाँ पर, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, जैसी तुरई हुई, लौकी, इसकी फार्मिंग यहाँ बहुत होती है, वेजिटेबल फार्मिंग। क्योंकि दिल्ली नज़दीक है शहर, और मेरठ भी नज़दीक, मेरठ शहर भी बहुत अच्छा शहर है, वो भी नज़दीक है, दिल्ली भी यहाँ से नज़दीक है। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी वगैरह उगती है ना, वो एकदम फ्रेश इन दोनों एरिया के अंदर सेल आउट हो जाती है बहुत जल्दी, और पहुँचाना ट्रांसपोर्ट वगैरह सस्ता और आसान होता है। तो यहाँ सब्ज़ी की खेती भी बहुत लोग करते हैं। अच्छी जगह है, यहाँ रुक कर बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली आज बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत तेज़ धूप। थोड़ा अच्छा मौसम हो और कहीं जगह होती है ना जो साइड में कार रोकने के लिए। देखो दोस्तों इधर टूटा पड़ा है, बहुत तगड़ी वही चीज़ टकराई है इससे। दोस्तों देखो मैं अपनी लाइन में हूँ। जिसको ओवरटेक करना है मेरे लेफ्ट से कर रहा है, जिसको राइट को किसी से कोई मतलब नहीं है। अपनी मर्जी से वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिनका जो दिल कर रहा है, जैसे कर रहे हैं। कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अपनी लाइन को फॉलो कर रहा हूँ, सीधा एकदम आराम से चल रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने स्पीड बहुत स्लो करी हुई है। जो गवर्नमेंट की निर्धारित स्पीड है 100, उसके अंडर हूँ मैं। 80 और 100 के बीच में, यानी 90 मान लीजिए आप। तो ना तो ऊपर हूँ ना नीचे हूँ, और अच्छा है, बहुत बढ़िया है, किसी को मेरी ड्राइविंग से परेशानी नहीं हो रही। मेंटेनेंस कार्य चल रहा है, पेड़ पौधे हो गए यहाँ पर। देखिए साइन बोर्ड आ गया है, लिखा है गाजियाबाद जाने वाले राइट कार को रखें, नोएडा अलीगढ़ जिन्हें जाना है, गाजियाबाद नोएडा अलीगढ़, तो वो अपना लेफ्ट दबा कर रखें। दिल्ली का यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था। कॉरिडोर आ गया जी, बहुत ज़बरदस्त वाला, बहुत दूर तक जाएगा ये ऐसे ही, बढ़िया। अलीगढ़ के लिए देखिए सामने लिखा है, जिन्हें अलीगढ़ जाना है वो लेफ्ट चले जाएं, जिन्हें दिल्ली जाना है वो सीधे चले जाएं। तो मुझे दिल्ली जाना है, मैं सीधा जाऊंगा। ये सामने से कट रहे हैं ना, देखिए दो रास्ते। एंट्री फॉर दिल्ली 27 किलोमीटर है यहाँ से, तो मैं एकदम राइट जाऊंगा सीधा एकदम। और जिन्हें अलीगढ़ वगैरह जाना है वो तो यहाँ से लेफ्ट जा सकते हैं। ये रोहन मोटर्स से लिए इस भाई ने भी, ब्रिजा उत्तराखंड की गाड़ी है, मैंने भी रोहन मोटर्स से ही ली है। अच्छी एजेंसी है और बहुत अच्छे लोग, उसके जितना भी जो मेरा फीडबैक है उनके लिए बहुत अच्छा है। सेल्समैन वगैरह अच्छे हैं, पोलाइट हैं, अच्छे से बात करते हैं और कस्टमर की परेशानी को समझते हैं, जो चाह रहा है वो कोशिश करते हैं उसको देने की। मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने, बहुत सारी चीज़ों में अच्छी डील दी मुझे। सबसे बड़ी बात है ब्रेजा के ऊपर चल रही थी बुकिंग,
इजीली अवेलेबल नहीं थी। और जो मॉडल मैंने लिया है VXI, ये भी नहीं था, और CNG में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट करी यार कुछ करो, उन्होंने कहा चलिए ठीक है सर, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो बेचारों ने कोशिश करके मुझे 15 दिन में गाड़ी किसी तरीके से अरेंज कर दी। जबकि दूसरी एजेंसी थी, वो लोग 25 दिन का टाइम मांग रहे थे कि 25 दिन का टाइम दे दीजिए सर, अरेंज करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, दिया टाइम भाई, रुक जाएंगे, हमने कौन सी चांद पे जाना है जो कार के बिना जा नहीं पाएंगे। तो रुके थे, ऑलरेडी मेरे पास कार थी, तो मेरा तो काम चल ही रहा था ना। मैं तो बस अपग्रेड करना चाह रहा था कि ठीक है इजीली हो जाएगी तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। फिर रोहन मोटर से मुझे 15 दिन में कार मिल गई। अच्छी कार है दोस्तों, ब्रेजा 1500 सीसी के अंदर ज़बरदस्त एक कॉम्पैक्ट SUV है। आप पहाड़ों पे चले जाइए, से लेकर खेतों में जो रफ रोड होते हैं वहाँ चला लीजिए। अगर आपके पास सिर्फ पेट्रोल की है तो भी माइलेज अच्छा है, इसका बहुत बढ़िया माइलेज है। और CNG के साथ तो कहना ही क्या है, मज़ा आता है। वो सफ़र जो आपको परेशान ना करे किसी तरीके से। देखिए एक एवरेज आदमी हूँ मैं, मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना, वो सारी चीज़ों को देख कर चलते हैं। तो मुझे एक ऐसी इकोनॉमिकल गाड़ी लेनी थी जो अच्छी भी हो, SUV भी हो, दमदार भी हो, और मुझ पर ज़्यादा मेरी जेब पे उसके असर भी ना पड़े, एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े मेरी जेब पर उसका। तो ऐसी ये जो ब्रेजा थी उसमें ये परफेक्टली फिट हो रही थी मेरे उसमें। फिर मेरे एक मित्र हैं, उनके पास थी, लेकिन उनके पास पेट्रोल की थी। तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छी गाड़ी है ये, और नो डाउट मुझे बहुत पसंद है, आप मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कोई कमी नहीं है इसमें, आप ले लो। बाकी वो नहीं चाहते थे मैं CNG में लूँ, उनका कहना था कि आप CNG में मत लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मेरा जाना आना लगा रहता है दूर दूर। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी के भी काम से चला जाता हूँ। मेरे दोस्त हैं, उनके गाँव जाना है, कुछ काम है, तो दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। अब पेट्रोल में महंगा पड़ता है। अब देहरादून आना जाना 5000 रुपये का पड़ेगा अगर आप पेट्रोल से 5000। अगर ब्रेजा में जा रहे हैं, पेट्रोल ब्रेजा आपके पास मिनिमम 5000 से 5500 तक का आपका पड़ेगा आना जाना। CNG से ये आना जाना आपका 3000-3500 रुपये में पड़ जाता है। और इसमें टोल टैक्स भी है दोस्तों, जो मैं बताऊँ 3000-3500 रुपये टोल टैक्स वगैरह सब इंक्लूड करके बता रहा हूँ। तो और तो हो जाता है, तो इतना मैनेज किया जा सकता है साल में 1-2 बार अगर आप जा रहे हैं तो, या कहीं भी जा रहे हैं, शेयर कर लीजिए 3-4 हज़ार रुपये। अब 4 आदमी हैं, अगर वो आना जाना 10,000 का शेयर करते हैं, 2,500 एक आदमी पे पड़ता है। और अगर वो CNG से जाते तो 5,000 रुपये हमें आना जाना होता, आधे का फ़र्क होता तो सीधा एकदम। तो कितना फ़र्क, 1500 रुपये का, चलता नहीं है। इसलिए जो लोग कहते हैं CNG बेकार है ये वो, और बात इतनी अच्छी इसको बनाया है ना, ऐसे सेंसर वगैरह दिए हैं, एहसास भी नहीं होता, बिल्कुल फील नहीं होता कि आप पेट्रोल पे हैं या CNG पे हैं। 1% मैं पहाड़ों पे चलाता हूँ इसी CNG में। जब अगर CNG है टैंक में दोस्तों, मैं कभी पेट्रोल यूज़ नहीं करता। पहाड़ हो, हाईवे हो, कुछ भी हो, नहीं है तो एक अलग बात है, यूज़ करता हूँ। बाकी जो मैं लोकल में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो मैं कभी भी CNG यूज़ नहीं करता, वहाँ मैं पेट्रोल से ही चलता हूँ। क्योंकि मैक्सिमम मेरी 1-2-3 किलोमीटर का रन होता है, तो उसमें मैं क्या CNG लूँ। तो 1-2 किलोमीटर में मैं पेट्रोल यूज़ करता हूँ, उससे ये रहता है इंजन भी ओके रहता है मेरा। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, मैं बताऊँ, CNG जो है ना वो ड्राई फॉर्म है और पेट्रोल एक लिक्विड फॉर्म है। तो जो इसके जितने वॉल्व वगैरह होते हैं ना CNG से, क्योंकि ड्राई है, तो उनको लुब्रिकेंट जो करते हैं वो पेट्रोल करता है। एक्चुअली पेट्रोल उनके लिए ठीक रहता है, उसमें चिकनाहट होती है। और जो CNG होती है वो ड्राई होती है। तो इसलिए अगर आप लोकल चलते हैं, कम चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप पेट्रोल से चलिए। और अगर आपको ऐसा जगह जाना है जहाँ ज़्यादा पैसा लगेगा ट्रैवलिंग में, तो वहाँ आप CNG यूज़ कीजिए। इसके अलावा भी अगर आपके ज़्यादा रहने हैं, उसके बाद भी आप कोशिश ये कीजिए कि जब घर से चलें, जब भी जहाँ जा रहे हैं, तो शुरू के 15-20 मिनट गाड़ी पेट्रोल पे चला लें, इंजन सेफ रहता है उससे। बाकी कंपनी ऐसा कुछ नहीं कहती, कंपनी कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप पेट्रोल बिल्कुल एक बूंद मत डालो, स्टार्ट हो जाए इतना रखिए, आप CNG से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन मैं पर्सनली बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ मैकेनिक लोग जो होते हैं ना, उन लोगों ने मुझे बताया है। एक मैकेनिक हैं मेरे अच्छे वेल विशर हैं, वो उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई आप जब भी दिल्ली में अपना नियर अबाउट कार ड्राइव करें ना, यूज़ करें, 1-2 किलोमीटर ही चलाते हैं आप ज़्यादातर, तो आप पेट्रोल भी चला करें। CNG जब यूज़ करें जब हाईवे पे जा रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं। तो मैं उसको फॉलो करता हूँ, उनकी बात को दिल से मैं मानता हूँ। और मैं अपने लोकल में दिल्ली में कभी भी CNG यूज़ नहीं करता, पेट्रोल ही यूज़ करता हूँ। CNG हमेशा CNG जब यूज़ होगी जब मुझे बस यही है दोस्तों। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता कि Use the middle lane to stay on National Expressway 3.
कंफ्यूज कर देता है। अरे भैया राइट रखो अपनी गाड़ी, कह रहा मिडिल करिए आप। In 600 meters, merge with National Expressway 3. मेरे से गलती हो गई, उधर ऊपर जाना समझ में तो कुछ आता नहीं, इसे फॉलो भी करो तो भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मेरे से गड़बड़ी हो जाती है। अक्सर क्या होता है ना, जीपीएस बताता है चलना सीधा चलना, अब आगे फ्लाई ओवर आ गया, मुझे समझ ही नहीं आता ये जीपीएस क्या कह रहा है, मैं फ्लाई ओवर के ऊपर चढ़ूँ या नीचे। तो मैं कई बार फ्लाई ओवर के नीचे से जाना होता है और मैं ऊपर चला जाता हूँ, कई बार दिक्कत हो जाती है। Keep right to stay on National Expressway 3. यहाँ पर भी 100 स्पीड है दोस्तों। Continue for 18 kilometers. अब यहाँ से 18 किलोमीटर हमें और चलना है, बिल्कुल सीधा 18 किलोमीटर चलेंगे हम यहाँ से। कितनी गलत गाड़ी चला रहा है, कितनी गलत गाड़ी चला रहा है वो बंदा ब्रेजा वाला है। मेरे राइट से राइट गया, राइट से कट मारा इसने, और कट मारने के बाद में अब ये भी देखो दिक्कत है, मुझे कार से नज़र नहीं आया था बिल्कुल भी। ये लोग इन्होंने जो बैरियर से लगाए गए, काम चल रहा है यहाँ पर। अगर आप अपनी ये 100 की स्पीड मेंटेन करते हैं दिल्ली से, जब इस वाले मेरठ एक्सप्रेस वे चढ़ जाते हैं और अपनी स्पीड को मेंटेन करते हैं, जो 100 है उसके आसपास रखते हैं, तो 1 घंटे के अंदर आप मेरठ पहुंच जाएंगे, 1 घंटे के अंदर। बाकी जिस हिसाब से यहाँ कार चलाते हैं लोग, मेरे हिसाब से तो आधे पौन घंटे में पहुँच जाते होंगे। बड़ी स्पीड से चलाते हैं बहुत से लोग यहाँ पर, मैं नहीं चलाता। अब यहाँ से 18 किलोमीटर सीधा जाना है। ताज हाईवे भी जा सकते हैं, अगर लेफ्ट लगाएं ले तो ताज हाईवे के लिए भी रास्ता निकला हुआ है यहाँ से। सीएनजी का दोस्तों जब मैंने भरवाया था तो हाफ टैंक था, मेरा हाफ टैंक इस टाइम बचा है, हो गया है। अब मैं दिल्ली पहुंचकर इसे फिल करा लूँगा पूरे टैंक को, ताकि जब लोकल में ज़रूरत पड़े थोड़ा 10-15-20 किलोमीटर जाने की तो सीएनजी यूज़ कर लूँ। टॉप अप मैं दोनों का रखता हूँ, पेट्रोल टैंक भी मेरा एकदम टॉप रहता है, फुल रहता है, और सीएनजी टैंक भी। मेरा पेट्रोल टैंक एकदम फुल है इस टाइम। मैंने इसे फिल कराया था शायद 15 दिन पहले, तो बस जो स्टार्ट करने में जो पेट्रोल लेता है उतना ही लगता है। तो इसके अलावा लोकल में जो चल जाता है 1-2 किलोमीटर चलता हूँ डेली का, तो वही खर्च हो पाता है। बाकी जैसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाना होता है तो मैं सीएनजी यूज़ करता हूँ। अच्छा, दिल्ली में सीएनजी हर जगह मिल भी जाती है, कोई दिक्कत है नहीं। मेरे मित्र हैं एक नीरज जी, वो तो पेट्रोल उसमें सीएनजी पेट्रोल इतना डलवाते हैं, बता रहे थे कि मैं रोज़ 200 रुपये का पेट्रोल डलाता हूँ। और उन्होंने मुझे एक तरीका और बताया था कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए आपका और आपका कार स्टार्ट ना हो तो कह रहे वो भी हो जाती है। वो तो बेसिकली उसी से सीएनजी से भी कार स्टार्ट कर देते हैं। बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं कार को और सीएनजी कार को ना, तो उन्हें आइडिया बहुत है। वो कहते हैं अच्छी फ़ायदे की चीज़ है, फ़ायदा उठाओ, क्यों पैसे फूकने। बात भी ठीक है। मेरी सोच ये है कि लंबी दूरी के लिए सीएनजी बेस्ट है। 1-2-3 किलोमीटर चलने के लिए क्या सीएनजी है। इंजन का भी थोड़ा ध्यान रखिए, इतना बड़ा इंजन है इसका, उसे भी लुब्रिकेंट होना ज़रूरी है। तो पेट्रोल से चलेगी तो इंजन सेफ रहता है ना, मेरा ये मानना है दोस्तों। इंदिरापुरम सामने, वसुंधरा, सीधा जाओ, ग्रेटर नोएडा के लिए लेफ्ट जाओ। यहाँ से एक लेफ्ट कटता है रास्ता, जहाँ से आप कालिंदी कुछ की तरफ, मतलब वो दलित प्रेरणा स्थल जो है वहाँ से होते हुए मेरा घर के लिए एक रास्ता जाता है।
लेकिन मैं अक्सर उसे मिस कर देता हूँ। रेयर केस में मुझे याद रहता है, 2 या 3 बार मैं उसे यूज़ कर पाया हूँ, अदरवाइज़ मैं उसे मिस कर देता हूँ, भूल जाता हूँ कि मुझे कहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है। बाकी इस अगर लाइन पे हैं आप, यहाँ पर हैं, इस पर तो मेरे ख्याल में कट भी नहीं दे रखा है, उसके लिए आपको लेफ़्ट पे ही रहना पड़ेगा अगर आप उस लेफ़्ट को लेना चाह रहे हैं ना। तो इस कॉरिडोर में अगर आप आ गए तो यहाँ तो कोई कट ही नहीं है, तो अगर वो आपको पता भी हो कि किधर से मुड़ना है तो भी आप वहाँ जा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ वॉल्स हैं, बैरियर लगे हुए हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हमारा मेरिट एक्सप्रेस वे का जो ये जर्नी थी ये पूरी हो गई है। हम एनसीआर में तो आ ही गए हैं, बस ये थोड़ा सा रास्ता और बचा है 18 किलोमीटर का, देन ये एक्सप्रेस वे ख़त्म हो जाएगा। और मैं चाह रहा हूँ आज इसे पूरा रिकॉर्ड कर लूँ आते हुए। जाते हुए मैंने कई बार किया है, मैंने डाला, उसका वीडियो भी डाला है। वीडियो था 1-1.5 घंटे का था, कहीं गया था मैं, तो मैंने उसमें से थोड़ा सा डाल दिया था, कार्ड वगैरह कुछ ट्रिम वगैरह कर दिया था, एडिट वगैरह करके 10-15 मिनट का डाल दिया था, और बहुत अच्छा वीडियो था, बना भी नहीं था वो। तो अभी इससे देखते हैं ये कैसा बना है। अगर ये अच्छा बनेगा तो इसको थोड़ा सा डिटेल में डालेंगे, इसमें एडिटिंग कम करेंगे। रॉ कंडीशन तो नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें एडिट करनी पड़ती हैं दोस्तों, लेकिन यह है कि लंबा वीडियो रखेंगे, मतलब अपलोड करने की ट्राई करेंगे। देखिए दोस्तों ये कितना गलत इसने लेके गया है, स्पेस नहीं था, मतलब जिस लाइन में मैं हूँ उसी लाइन के अंदर रहते रहते इसने ओवरटेक किया है, अपनी कार को उधर नहीं दबाया इसने, मैंने ही मुझे राइट में दबाना पड़ा कार को। तो इस टाइप के कुछ बदतमीज़ लोग होते हैं जो किसी भी परेशानी का कारण बन जाते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं दोस्तों। ये इन्हें ऐसा लगता है कि अरे भैया तुम अगर एक्सपर्ट हो, ये क्यों सोचते हो कि दूसरा भी होगा। खैर मुझे इन जैसे लोगों की आदत पड़ गई, हाईवे पे बहुत सफ़र करता हूँ मैं, तो मुझे आइडिया हो गया जैसे लोगों का ना, बिल्कुल। तो शीशे से पता लग जाता है, मिरर से, कि ये बंदा ऐसा कुछ करने वाला है, तो मैं अपना कंट्रोल में ही रहता हूँ, थोड़ी सी दबा देता हूँ, स्पेस रखता हूँ थोड़ा सा अपनी लाइन। कई बार अपनी गलती नहीं होती है, कई बार होती भी है। अब ये देखो एल्टो लेके गया है भाई, कितनी स्पीड से चला रहा है, मैं 90 पे हूँ, और ये जिस हिसाब से चला रहा है ये 100+ पे चला रहा है बंदा, और एल्टो है ये, बहुत बढ़िया। ये तो वाइड है, देखिए इलेक्ट्रिक कार है, वाइड, बहुत अच्छी कार है दोस्तों। ये वाली महंगी भी होगी, 30-35 लाख रुपए की कार है ये, वाइड। ये चाइनीज़ कंपनी है, ये समझ लीजिए चाइनीज़ टेस्ला है ये। बहुत इसके बारे में सुना है मैंने, बहुत अच्छी कार बता रहे हैं इसे, बड़े अच्छे एडवांस फीचर हैं इसमें, ऐसा लोग यूज़ बता रहे हैं। हैचबैक है इसमें, एक सेडान भी नहीं, ये सेडान है, इसमें एक हैचबैक भी आती है और एसयूवी भी है इनकी, इलेक्ट्रिक में है। वाइड, BYD, जो भी प्रनाउन करेंगे इसे BYD प्रनाउन करेंगे दोस्तों शायद। तो ये है साहब लक्ष्मी नगर नोएडा जाने वाले, लेफ्ट में गाजीपुर वाले, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें इनकी समझ ही नहीं आती। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। देखिए वहाँ सामने साइन बोर्ड लगा जिसमें साइकिल, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी जैसी चीज़ें आना मना है। जब मैं फर्स्ट टाइम इस वाले मेरठ एक्सप्रेस वे पे आया, मैंने इसको आना जाना करा था, और बड़ा डरते डरते किया था। मैंने नई कार ली थी, मैंने वो कार ली थी, इससे पहले वैगन आर थी, मैग्ना ग्रे न्यू मॉडल में, वो भी CNG थी। मेरे मित्र हैं नीरज जी, उन्होंने दिलवाई थी मुझे, उस पर भी उस टाइम बहुत तगड़ी बुकिंग थी, लेकिन उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे कार कंपनी के जो डीलर जो थे उनसे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी उनकी, मुझे लेके भी गए थे उनके कॉर्पोरेट ऑफिस, तो उन्होंने वो कार मुझे 15 दिन 10 दिन में दे दी थी, जबकि उस पर बुकिंग 6 महीने 1 साल की थी। बहुत मुश्किल था उस कार से मिलना, और मनपसंद कलर मिला मुझे, मैग्ना ग्रे मिला। और जब वो मुझे मिली थी तो मात्र वो चली थी दोस्तों 13 किलोमीटर चली थी, CNG टैंक बिल्कुल फुल था उसका। मतलब जब वो आई थी तो ट्रक में आती, मैंने जैसे आपको बताया, तो उनका फ़ोन आया था सर का, कह लेंगे आ गई आपकी कार आ गई है, आके देख लीजिए। तो वो कार जब मैं वहाँ पहुँचा, क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड था ना, तो मैं जल्दी से पहुँच गया वहाँ, तो वो ट्रक से भी नहीं उतरी थी, तो मेरे सामने ही ट्रक से वो उतरी। फिर मैंने उसकी जो भी उसकी थी मैंने देख लिया, चारों तरफ से बिल्कुल ठीक थी वो। फिर उसके चेसिस नंबर, इंजन नंबर का मैंने पिक ले लिया, किलोमीटर वगैरह सब देख लिए, जो नीरज जी ने मुझे बताया था वो सब चीज़ें मैंने चेक कर ली। शायद नीरज जी भी मेरे साथ थे, हाँ, वो सब कर लिया था उसके बाद।
फिर उसके बाद में कोई बैंक का जो भी होता है, लोन वगैरह का जो भी काम होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था, 1-2 दिन का। उसके बाद वो कार नीरज जी ही चला के घर लेके आए थे। मुझे तो चलानी भी नहीं आती थी, चला लेता था लेकिन नहीं, जिसे चलाना नहीं कह सकते। हाईवे का तो मतलब नहीं था, मैं लोकल में भी बस हल्का फुल्का सा चलाता था, डर लगता था बहुत ज़्यादा। और डर लगने के पीछे कारण ये था दोस्तों, एक मेरे मित्र हैं, उनका नाम गुरु है, गुरुम। वो आसाम के रहने वाले हैं, तो वो एम्बेसी के अंदर है। तो एक बार उनका आना हुआ तो वो एम्बेसी कार लेके आए, और वो कार थी दोस्तों शायद वो लैंड रोवर ऐसे करके कोई कार थी, बहुत बड़ी, मतलब उसके नंबर भी नहीं आए थे, A&F लिखा था उसके पास। तो एम्बेसी का नंबर आना होता है तो थोड़ा टाइम लगता होगा, तो वो आना था तो वो कार लेके आ गए। अब जब देखा मैंने इतनी बड़ी गाड़ी ऐसे हवाई जहाज जैसी, तो मैं चलाता, मैंने कहा यार मैं भी चलाऊंगा। गुरु ने, मित्र समझ लीजिए कि उन्होंने बेचारों ने मुझे मना नहीं करा। मैंने वो चाबी ली और रिमोट वाला सिस्टम था उसमें चलाई, खूब चलाई, 1-1.5 घंटे मैंने कार चलाई। लेकिन जब मैं कार चला के उनको देता, मैं कहीं कार रोक रहा था, मैंने कहा रोकूंगा, दे दूंगा, ये चले जाएंगे अपना। तो दोस्तों वहाँ मुझसे गलती हुई, ऑटोमेटिक थी। मेरे से ब्रेक जब मैं दबाने लगा तो पता नहीं कैसे हुआ, मेरे से एक्सीलेटर दब गया। ऑटोमेटिक गाड़ी थी, और वो दोस्तों 3 फुट से एक पेड़ से टकराई। उस पेड़ का आज भी बहुत बड़ा निशान बना हुआ है। और दोस्तों बस मैं क्या बताऊँ, कोई गलती थी, कोई ज़बरदस्ती ऐसा नहीं, मैंने कोई जानबूझ के नहीं करा था, या मैं स्टाइल नहीं कर मार रहा था, या शो ऑफ नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, बस एक गलती हो गई। 3 फुट की दूरी से वो कार लगी, इतनी स्पीड से टकराई। वो खड़ी गाड़ी 3 फुट से, इतना ज़बरदस्त उसका पिकअप होता है, टॉर्क होता है उसमें, इन बाहर की गाड़ियों में। पूरा पेड़ हिल गया, शुक्र है वो टूटा नहीं, बहुत बड़ा मोटा पेड़ है वो। कभी मौका लगा तो मैं उस पेड़ का वीडियो शॉर्ट बना के डालूंगा। और भाई मैं डर गया, और गुरु भी डर गया, क्योंकि अगर गुरु की या मेरी कार होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, करा लेते, दिक्कत क्या है। अब गुरु जी की नौकरी भी जा सकती थी, गुरु की। कहने लगा भाई अब क्या होगा, मेरी तो नौकरी गई। मैंने कहा यार बहुत, तो दोस्तों खैर वो दोस्ती थी उनकी, उन्होंने मुझे दिया। फिर अब मेरी बारी थी, तो मैंने एम्बेसी में बात करी, मैंने उनसे बोला भाई कुछ बहुत सारी गलती मिली। तो इन दी एंड ये है कि अच्छे लोग थे वो, जो भी उससे जुड़े हुए लोग थे एम्बेसी से, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप कार को ओके करा के दे दीजिए और बता दीजिए कौन सी तारीख को कहाँ पर आना है। तो दोस्तों फिर मेरे एक फ्रेंड हैं, उनसे मैंने बात करी, उन्होंने कहा कोई नहीं है, संडे को कार को बुलवा लो। तो संडे वाले दिन वो कार आई, गुरु ही चला के लेके आए, और कार वहाँ पर गई जहाँ पर मेरे मित्र हैं वो गाज़ियाबाद में। तो वहाँ उन बेचारों ने बहुत कम पैसों में मेरा काम, बस उसमें एक मेरा लक काम कर गया, बहुत ज़बरदस्त लक काम कर गया मेरा भी और गुरु का भी। वो ये कि एयर बैग नहीं खुले उसके। अगर दोस्तों एयर बैग खुल जाते तो जो मेरे मित्र हैं वो बता रहे थे, कहने लगे भाई बहुत तगड़ा खर्चा आ जाता। इतना तगड़ा खर्चा था कि इंडिया के अंदर कोई भी एक छोटी कार को ऑन कर लोगे आप, उससे मतलब छोटी नहीं, अच्छी खासी कार को, कह रहे इतना खर्चा है इस गाड़ी का। लेकिन लकीली इसके एयर बैग नहीं खुले थे, कुछ ब्रैकेट और जो बम्पर होता है वो थोड़ा सा बैंड हो गया था। तो उन्होंने सबको खुलवाया, उनको रीशेप किया, क्योंकि एक बहुत अच्छे क्या स्किल पर्सन है वो खुद भी और उनकी पूरी टीम। तो उन्होंने एकदम ओके करके बिल्कुल एकदम करके लगा दिया। और बम्पर जो बैंड हो गया था, मुझे उसी दिन पता लगा बम्पर भी रिपेयर हो जाते, जबकि मुझे लगता था बम्पर रिपेयर नहीं होते, वो रिप्लेस होते हैं। लेकिन उन्होंने किसी को बुलाया, जो बम्पर का ही काम करने वाला आदमी था, उसने आके अपना भाई टॉर्च वॉर्च लेके आया था, वो जो होती है जिसमें आग निकलती है, In 3 kilometers, take the exit to National Highway 44. और लेके आया उसने भाई वो बम्पर वगैरह खोला, गर्म किया, कुछ किया। और ये दोस्तों क्या बताऊँ, बिल्कुल नया कर दिया, बिल्कुल नया, कोई कह भी नहीं सकता था ये कभी यहाँ से बैंड हुआ था या चटका था या टूटा था, एकदम नया बना दिया। फिर उसमें पेंट वर्क करवा दिया उन्होंने ब्लैक, और उसके बाद में ओके करके गाड़ी शाम तक उन्होंने दे दी। और जो मेरा पैसा खर्च हुआ उसमें 15,000 रुपये लगे थे दोस्तों कुल इससे, और 15,000 में भी खाना पीना खिलाना पड़ा था उसके सारी टीम वगैरह को। और जो मेरे मित्र हैं उन्होंने, एक्चुअली हुआ ये था कि वो पैसे भी बहुत कम लगते, तो मेरे मित्र ने वो खाने पीने के लिए हमारा बुक कर दिया था, ऑर्डर कर दिया था, वो आ गया। अब वो बच्चा आके खड़ा था, मेरे जो मित्र थे वो किसी काम से गए हुए थे। तो अब मुझे अच्छा नहीं लगा कि यार मेरा काम करने के लिए ये लगे हैं और ये बिल भी वही दें, तो मैंने वो बिल पे करा था। तो 7,500 रुपये का बिल पे करा था। खाना बहुत अच्छी जगह से मंगाया था उन्होंने, बहुत अच्छा था, ज़्यादा खाना भी था। तो वो मैंने बिल पे करा, तो 7,500 मेरे वो लग गए थे। 7,500-8,000 का उसमें खर्चा आया था, जो भी पेंट वगैरह जो भी उन्होंने मुझसे कहा था, या जो भी मंगा रहे थे वो लेबर वगैरह चार्ज वगैरह। तो 14-15 हज़ार रुपये में दोस्तों काम हो गया था, जबकि वो लाखों रुपये का काम था, लाखों रुपये का। कंपनी में गाड़ी जाती तो कम से कम भी 5 से 10 लाख रुपये पे करते, वो सब बदल देते ना आगे कैसे लोग, किसी भी ब्रैकेट को सीधा नहीं करते, कुछ नहीं करते, बम्पर रिप्लेस करते,
और पता नहीं और कौन सी खराबियाँ बता देते वो। कंपनी वाले तो ऐसे ही लूटते हैं भाई। और फिर वो एम्बेसी का नाम होता तो फिर उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा था, कभी कुछ कहते ही नहीं। तो लकीली तो बस दोस्तों वो एक्सीडेंट ऐसा हुआ मेरे जीवन में ना, मैं बहुत कार वगैरह सबकी चलाता था, मेरे पास नहीं थी, लेकिन जितने लोग मेरे जाने वाले थे वो मुझ पर भरोसा करते थे, उनकी कार हमेशा ड्राइव करता था, अच्छी चलाता था मैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन वो गाड़ी मेरे से लगी और मेरे अंदर मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया बिल्कुल। मैंने मतलब जीवन में बहुत मौके आए मेरे घर पे, मेरे रिलेटिव्स की, मेरी बहन की, मेरे दोस्तों की कार एक एक 2-2 महीने खड़ी रही मेरे पास, लग्जरी कार्स। चाबी मेरे पास रही है, उनकी आरसी मेरे पास देके गए, कभी रखो जैसे भी जा रहे हैं, कोई बात है, लेकिन मैंने कभी उनकी कार को ड्राइव नहीं करा। चलो मैंने बस ये सोचा था कि लाइफ में भविष्य में कभी अगर कार ड्राइव करूँगा तो अपनी कार होगी ड्राइव करूँगा, किसी की कार ड्राइव नहीं करूँगा। उसके पीछे का कारण आपको बता ही दिया है मैंने, कोई ईगो नहीं थी, बस ये था कि अगर वो कार मेरी होती तो इतनी मुझे टेंशन नहीं होती, गुरु की होती तो इतनी टेंशन नहीं होती। वो नौकरी जाते जाते गुरु की बची, वो एमबीसी के बहुत सीनियर पर्सन में से एक हैं और उनको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी और भरोसा है। 500 meters, take the exit to National Highway 44. तो दोस्तों ये सारी बातें हैं। Take the exit to National Highway 44. तो दोस्तों हम इस एक्सप्रेसवे से बाहर निकल रहे हैं, हम आश्रम, देखिए सामने बोर्ड लगा है आश्रम एम्स, तो अब हम इसको एग्जिट हो रहे हैं यहाँ से, यानी कि मेरठ एक्सप्रेसवे यहाँ से Continue खत्म हो for जाता है, 1.5 kilometers. यहाँ खत्म हो जाता है।